हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द चेंजेस। हमारा चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा डीएनए रेप्लिकेशन, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, वो सब कुछ हमने देख लिया। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन। एटलीस्ट अभी इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ये चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनफैक्ट पूरा का पूरा जेनेटिक्स हम रट के नहीं कर सकते, पूरे जेनेटिक्स को हम रट के नहीं कर सकते। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है ये सारे दोनों के दोनों चैप्टर्स। तो जितने अच्छे से हम कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को जितने ज़्यादा क्लियर रखेंगे, उतना अच्छा होगा हमारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जब भी हम लगाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। तो कॉन्सेप्ट जितना क्लियर होगा, चीज़ें उतनी ही ईजिली हमारे लिए आगे के लिए बनती जाएगी। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम क्या देखते हैं, एक बार सेंट्रल डोग्मा वापस से देख लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में काफ़ी डिटेल में इसको देखा था। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि कैसे हम प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन कराते हैं। जेनेटिक मटेरियल हमारा क्या होता है? डीएनए। डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर सकता, डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करा सकता। तो डीएनए सबसे पहले क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करा सकता। डीएनए सबसे पहले एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए हमारा बनाता है प्रोटीन। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा? डीएनए रेप्लिकेशन देखा, यानी डीएनए अपना एक कॉपी बनाता है, उसे हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। आज जो हम स्टेप पढ़ने वाले हैं वो ये सेंट्रल डोग्मा का पहला स्टेप होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये स्टेप हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे जब एमआरएनए से हमें प्रोटीन बनाना होगा तो वो प्रोसेस होगा ट्रांसलेशन। वहाँ पे हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इसको ट्रांसलेशन क्यों बोलते हैं। ट्रांसलेशन वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होगा, बट पहले हम ये सीख लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। सर यहाँ पे भी एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। जैसे हमने देखा डीएनए रेप्लिकेशन एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस था, ट्रांसक्रिप्शन भी एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। रेप्लिकेशन कौन सा एंजाइम कराता है? वहाँ हम डीएनए की हेल्प से एक नए डीएनए की स्ट्रैंड की सिंथेसिस कराते हैं। तो उस एंजाइम का नाम हमने क्या रखा? डीएनए पॉलीमरेज। किसके हेल्प से हम बनाते हैं? डीएनए की हेल्प से डीएनए बनाते हैं। तो हमने उसका पूरा नाम रखा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पे डिपेंड करके एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बनाने वाले एंजाइम का नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ हम क्या बनाने वाले हैं? ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनाने वाले हैं। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया एंजाइम का? आरएनए पॉलीमरेज। बट ये एमआरएनए किस पे डिपेंड होकर बन रहा है? ये एमआरएनए की सिंथेसिस होगी डीएनए स्ट्रैंड पे, यानी एंजाइम का नाम तो होगा आरएनए पॉलीमरेज, बट ये डिपेंड किस पे करेगा? डीएनए पे। तो एंजाइम का पूरा नाम क्या हुआ? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। हम बना रहे हैं यहाँ पे आरएनए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये हमारा क्या हो गया? एंजाइम जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हेल्प कराएगा। एंजाइम के रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें एंजाइम कैसे याद रखना है ये मैंने रेप्लिकेशन वाले वीडियो में बताया, तो वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। कैसे एंजाइम के नाम हम रखते हैं, हम देखते हैं कि क्या बनाना है हमें और किसके हेल्प से ये बन रहा है। तो वहाँ पे मैंने ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन स्टेप में भी बताया है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन से एंजाइम से बनता है। तो उसके लिए आप लोग हमारा एप्लीकेशन वाला वीडियो ज़रूर देखें। अब ट्रांसक्रिप्शन की हमें डेफिनेशन देनी हो तो हम क्या बोलेंगे? एनसीईआरटी की ये लाइन है ये, दैट प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म वन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए। अभी मैंने बोला डीएनए से आरएनए बनता है। इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा, इस लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा वन। अब वापस इसको पढ़ें। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए। डीएनए का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यहाँ काम करता है, हेल्प कराता है आरएनए के फॉर्मेशन में। अनलाइक रेप्लिकेशन वे बोथ द स्ट्रैंड्स आर कॉपीड। रेप्लिकेशन में हमने क्या देखा था? डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड कॉपी होकर डीएनए के दो नए स्ट्रैंड बनाते हैं। बट ट्रांसक्रिप्शन में मैंने क्या बताया यहाँ पे? एनसीईआरटी में जो भी चीज़ है एनसीईआरटी की लाइन है, वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज कॉपीड टू फॉर्म आरएनए। डीएनए का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह यहाँ काम करेगा। तो अब हम क्या करते हैं? एक डिफरेंस तो हमें पता चला रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में, कुछ और डिफरेंसेस भी समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ मैंने लिखा फीचर्स, उसको कंपेयर करेंगे हम लोग रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में। पहला फीचर क्या है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी। दोनों में ही कॉम्प्लीमेंटैरिटी फॉलो होगा, यानी दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स के अकॉर्डिंग बनेंगे। बट डिफरेंस क्या है? रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है, तो यहाँ पे ए के सामने हमेशा क्या आता था? टी आता था।
ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे। तो यहाँ पे ए के सामने यूरेसिल आएगा, एडेनिन के सामने यूरेसिल आएगा। हमें पता है कि आरएनए में थायमिन नहीं प्रेजेंट होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। दोनों ही प्रोसेस होते हैं, दोनों ही प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे मैं थोड़ी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, डीएनए रेप्लिकेशन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, यानी इतना जो पूरा प्रोसेस हुआ ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर हुआ। अब जब हमारा एमआरएनए बन जाएगा तो एमआरएनए हम क्या करेंगे, न्यूक्लियस के बाहर भेजेंगे, बाहर जाके न्यूक्लियस के बाहर यानी साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस होगी। हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस कौन कराता है, राइबोसोम्स कराता है। हमने सेल बायोलॉजी में पढ़ा है, राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। तो इसका मतलब एमआरएनए को कहाँ जाना पड़ेगा, राइबोसोम्स तक जाना पड़ेगा। अब राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर तो है नहीं, राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए को न्यूक्लियस के बाहर यानी साइटोप्लाज्म में भेजना होता है राइबोसोम्स के पास, वहाँ एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। खैर वो चीज़ तो हम लोग डिटेल में बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, न्यूक्लियस की बात आई थी कि ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है, तो दोनों न्यूक्लियस में होता है। ट्रांसलेशन पूछा जाए तो ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा। अब डीएनए स्ट्रैंड्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में बोथ द स्ट्रैंड्स आर इन्वॉल्व इन कॉपिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। दोनों ही स्ट्रैंड कॉपी करके नए स्ट्रैंड बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड कॉपी होगा। लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए रेप्लिकेशन में हम डीएनए के एंटायर लेंथ को कॉपी करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हम पूरे के पूरे डीएनए को कॉपी करते हैं। बट ट्रांसक्रिप्शन में हम ओनली अ क्लियर डिमार्केटेड फ्रेगमेंट नोन एज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यानी ट्रांसक्रिप्शन में हम डीएनए का कुछ थोड़ा सा ही पार्ट जिसे हम बोलते हैं क्लियर डिमार्केटेड फ्रेगमेंट, डिमार्केटेड यानी इसकी मार्किंग की गई रहती है कि यहाँ से बिगिन करना है, यहाँ से एंड करना है। एंटायर डीएनए के लेंथ में कहीं से मार्किंग होती है, कुछ तरीके से आगे हम पढ़ेंगे। उस मार्किंग से हमें क्या पता चलता है कि इतने ही फ्रेगमेंट का हमें ट्रांसक्रिप्शन कराना है, यानी जिस प्रोटीन का हमें सिंथेसिस करानी है आगे चल के, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें अल्टीमेटली ट्रांसलेशन ही कराना है। तो जिस प्रोटीन की हमें ज़रूरत है उतने डीएनए का हम ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे। तो ध्यान रखना है कि रेप्लिकेशन में एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए इज कॉपीड एंड ट्रांसक्रिप्शन में ओनली अ क्लियर डिमार्केटेड फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉपीड। फिर एनसीईआरटी ने आगे क्या बोला है, देयर आर द टू रीजंस व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स कैन नॉट बी कॉपीड। एनसीईआरटी ने पूछा है कि डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड को हम कॉपी क्यों नहीं कर लेते हैं, क्यों हम सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को कॉपी करके ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। तो ये समझने के लिए हम एक बार क्या करते हैं, एक बार हम दोनों ही स्ट्रैंड को क्या करते हैं, कॉपी करके देख लेते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं। एनसीईआरटी ने बोला कि हम दोनों स्ट्रैंड को कॉपी नहीं कर सकते हैं, हम एक बार कॉपी करके देख लेते हैं दोनों स्ट्रैंड को कि क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं अगर हम दोनों स्ट्रैंड को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स ड्रॉ किए, स्ट्रैंड 1 एंड स्ट्रैंड 2। इन पे क्या मैंने दिखाया है, इन पे मैंने नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस भी दिखाया है। अब अगर ये दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करने लगे, यानी दोनों ही स्ट्रैंड अब आरएनए का फॉर्मेशन कराएंगे, देख लेते हैं आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। यानी इस स्ट्रैंड से टेम्पलेट की तरह काम किया तो एक एमआरएनए बना, इस स्ट्रैंड ने टेम्पलेट की तरह काम किया तो एक और एमआरएनए बना। अब इस एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, एमआरएनए का सीक्वेंस होगा जी के सामने सी, टी के सामने ए के सामने यू। क्यों, क्योंकि एमआरएनए बन रहा है, थायमिन वहाँ नहीं आएगा, यूरेसिल आएगा। सिमिलरली ए यू जी, ये तो एक स्ट्रैंड का हुआ सीक्वेंस। अब दूसरा स्ट्रैंड भी अगर टेम्पलेट की तरह काम कर रहा होता तो जी यू ए सी, कुछ इस तरह का सीक्वेंस होता। अगर दोनों ही डीएनए टेम्पलेट की तरह काम करते, दो अलग अलग एमआरएनए बनते, दोनों एमआरएनए का सीक्वेंस हमें पता चला। अब पहला कॉम्प्लिकेशन क्या आया, अगर दोनों ही स्ट्रैंड ने टेम्पलेट की तरह काम किया, यानी दोनों ही स्ट्रैंड से कॉपिंग हुई, ट्रांसक्रिप्शन हुआ। कॉम्प्लिकेशन ये आया कि ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या आया हमारे सामने कि ये दोनों स्ट्रैंड्स, दोनों एमआरएनए अब कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों एमआरएनए कैसे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये क्या कर लेंगे, एक डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना लेंगे। ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। देखिए ये अभी भी कॉम्प्लीमेंट्री है, सी के सामने जी है, ए के सामने यू है, यू के सामने ए है। सिमिलरली पूरा एंटायर लेंथ क्या होगा, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा दोनों एमआरएनए का। दोनों एमआरएनए आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करा लेंगे। अगर दोनों हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करा लिए तो क्या बन जाएगा, एक डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। लेकिन हमें आगे क्या कराना है, ट्रांसलेशन भी कराना है। ट्रांसलेशन में हम जानेंगे कि एक एमआरएनए पे एक आके टीआरएनए जुड़ता है।
हमने अपने वीडियो में भी ये डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ आरएनए वाले वीडियो में, वो भी आप वहाँ डिस्कस देख सकते हैं। एक एमआरएनए पे आके एक टीआरएनए जुड़ता है, बट यहाँ पे अगर एमआरएनए ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रखा है दूसरे एमआरएनए से, तो टीआरएनए आके नहीं जुड़ सकता। अब टीआरएनए आके अटैच नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली हमें ट्रांसक्रिप्शन कराने का फ़ायदा ही क्या हुआ जब हम आगे ट्रांसलेशन नहीं करा सकते। तो पहली कॉम्प्लिकेशन क्या थी, अगर बोथ द स्ट्रैंड्स विल एक्ट एज टेम्पलेट, देन द एमआरएनए फॉर्म्ड विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड बोथ ऑफ देम विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इस वजह से दोनों स्ट्रैंड कॉपी नहीं हो सकते। अब एनी हाउ क्या किया हमने, किसी तरह हमने इनका हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन रोक दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह फिजिकल बॉन्ड है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमने फॉर्म होने से रोक लिया, इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया, किसी भी तरह से हमने हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने से इसे रोक लिया। तो अब सेकंड कॉम्प्लिकेशन क्या है, सेकंड कॉम्प्लिकेशन ये है कि इफ बोथ द स्ट्रैंड्स are copied, then the mRNA formed, then the two mRNA formed will code for different amino acid। क्या मैंने बोला, अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी हुए तो दो एमआरएनए बने। अब ये दो एमआरएनए क्या करेंगे, दो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, यानी कि डीएनए का एक ही सेगमेंट दो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेगा, विच इज़ सो नॉट पॉसिबल। क्यों, देखते हैं यहाँ पे हम लोग। एमआरएनए एक सीक्वेंस ये है, एक सीक्वेंस ये है। अब एनसीईआरटी में पेज नंबर 102 पे एक टेबल दिया गया है जेनेटिक कोड के बारे में, उस पर भी हमारा वीडियो आप देख सकते हैं। जेनेटिक कोड क्या होता है, एमआरएनए प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस किसी तरह कोड की तरह काम करके किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। तो देखते हैं हम लोग उस टेबल से मैच करते हैं कि क्या क्या अमाइनो एसिड यहाँ बन रहे हैं। पहला सीक्वेंस क्या है, CAU, यानी ये सीक्वेंस किसके लिए कोड करता है, तो उस टेबल में आप लोग चेक कर सकते हैं पेज नंबर 112 पे। CAU कोड्स फॉर हिस्टीडीन एंड AUG कोड फॉर मेथियोनिन। CAU codes for histidine and AUG codes for methionine. Similarly, GUA codes for valine, GUA codes for valine and UAC codes for tyrosine। GAU कोड्स फॉर वेलाइन एंड UAC कोड्स फॉर टायरोसिन। अब हम लोग देख सकते हैं डीएनए का एक ही सेगमेंट अलग अलग अमाइनो एसिड्स के लिए कोड कर रहा है, यानी अलग अलग प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहा है। प्रोटीन क्या है, अल्टीमेटली प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। अब डीएनए का एक ही सीक्वेंस दो अलग अलग अमाइनो एसिड्स के लिए कोड कर रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इस वजह से दोनों ही स्ट्रैंड क्या होते हैं, दोनों स्ट्रैंड हमारे ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं कराते हैं। ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड का होता है, जिसे हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होता है। तो कुछ और चीज़ें देखते हैं आगे। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया कि दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए के टेम्पलेट की तरह काम नहीं कर सकते। दो रीज़न मेन क्या थे, फर्स्ट वन इज दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। सेकंड वन इज अगर दोनों ही कॉपी होकर एमआरएनए बना लेंगे तो दोनों एमआरएनए दो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेंगे, यानी कि डीएनए का एक ही सेगमेंट दो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेगा। तो अभी तक मैंने बताया कि एक स्ट्रैंड ही कॉपी होता है। अब वो कौन सा स्ट्रैंड होगा उसके बारे में हमें जानना है। उसके बारे में जानने से पहले एनसीईआरटी में एक चीज़ दी गई है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी वो एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3'। रेप्लिकेशन वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन वाला एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, दोनों एंजाइम ही किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, 5' to 3' में। यानी जो भी नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, 5' to 3' डायरेक्शन में होगी। इनफैक्ट जब हम रेप्लिकेशन देख लिया, हमें ट्रांसक्रिप्शन भी देखने वाले हैं। आगे जब हम ट्रांसलेशन भी देखेंगे तो वो भी किस प्रोसेस में चले, किस डायरेक्शन में चलेगा, 5' to 3' डायरेक्शन में। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ज़्यादातर प्रोसेस हमारे किस डायरेक्शन में होंगे, 5' to 3' डायरेक्शन में। अब 5' to 3' डायरेक्शन में तो न्यू एमआरएनए की सिंथेसिस होगी, यानी न्यू एमआरएनए जो बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, 5 to 3। इसका मतलब टेम्पलेट की तरह कौन काम करेगा, टेम्पलेट की तरह यहाँ काम करेगा हमारा 3' to 5' वाला स्ट्रैंड। टेम्पलेट की तरह हमारा काम करेगा 3' to 5' वाला स्ट्रैंड। यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के, एक है 3 to 5, एक है 5 to 3। नया जो एमआरएनए बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा 5 to 3, वो भी एंटी पैरेलल होगा। इसका मतलब जो पेरेंट डीएनए होगा वो जो टेम्पलेट की तरह काम करने वाला होगा उसका डायरेक्शन होगा 3 to 5। अब एक कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर 3 to 5 हम इधर से रीड करें तो ये टेम्पलेट हो गया और 3 to 5 इधर से रीड करें तो ये टेम्पलेट हो गया। तो उस चीज़ को भी आगे मैं डाउट क्लियर करूँगा। सबसे पहले हमने क्या देखा, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, 3 to 5 एंड 5 to 3। 3 to 5 वाले को हमने क्या बोल दिया, ये होगा हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए का 3 to 5 स्ट्रैंड हमारा क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और 5 to 3 वाले को हमने बोल दिया कोडिंग स्ट्रैंड।
5 to 3 वाले को हमने बोल दिया कोडिंग स्ट्रैंड। ध्यान देना कि डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। अब मैं डायरेक्टली अगर कोडिंग स्ट्रैंड वर्ड यूज़ करूँ तो ऑब्वियस ही चीज़ हमें लगेगा कि कोई ऐसा स्ट्रैंड जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, बट ध्यान देना इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं उस स्ट्रैंड को जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। अब कोडिंग क्यों बोलेंगे इसे, यहाँ मैंने डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स बनाए 3 to 5 एंड 5 to 3, दोनों के क्या नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस भी दिखाए। अभी हमने बताया कि 3 to 5 वाला टेम्पलेट की तरह काम करेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या बनाते हैं, mRNA बनाते हैं। mRNA जो बनेगा वो 5 to 3 के डायरेक्शन में बनेगा। उसका सीक्वेंस क्या होगा, G के सामने C आएगा, T के सामने A आएगा, A के सामने U आएगा, T के सामने A आएगा, A के सामने U एंड C के सामने G। अब ये जो स्ट्रैंड बना है mRNA का, इसको अगर हम कंपेयर करें डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड से जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है, तो इन दोनों का सीक्वेंस एग्जैक्ट है, इन दोनों का सीक्वेंस बिल्कुल एक जैसा है, एक्सेप्ट थायमिन की जगह पे यूरासिल आ गया। C की जगह पे C है, A की जगह पे C है, C की जगह पे C है, A की जगह पे A है, बट T की जगह पे U आ गया। सिमिलरली आगे भी हम देख सकते हैं G की प्लेस पे G है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सिर्फ A थायमिन की जगह यूरासिल, क्यों, क्योंकि वो डीएनए का स्ट्रैंड था और ये कैसा है, आरएनए का स्ट्रैंड है। तो इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों, क्योंकि इसका सीक्वेंस एग्जैक्ट तो नहीं बोलेंगे, बस एक जगह डिफरेंस है थायमिन और यूरासिल का, क्योंकि इसका सीक्वेंस mRNA के सीक्वेंस से मैच करता है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, ये हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। इनफैक्ट इस बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स दे देगा, फिर बोलेगा mRNA का सीक्वेंस डिसाइड करोगे क्या होगा चारों ऑप्शन में से। तो हम इस बेसिस पे ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो पहले स्ट्रैंड को हमने बोला टेम्पलेट, सेकंड वन इज कोडिंग। कोडिंग स्ट्रैंड को ही हम और क्या बोल सकते हैं, सेंस स्ट्रैंड बोल सकते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। अब इसको सेंस स्ट्रैंड बोला तो इसका अपोजिट इसका नाम रख दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड का एंटी सेंस स्ट्रैंड, या इसको कोडिंग बोला तो इसका नाम क्या रख दिया, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये तो हो गया, कुछ नाम हमने जान लिए। अब आगे हमें देखना है क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जैसा कि मैंने बताया डीएनए का इंटायर लेंथ हम ट्रांसक्राइब नहीं कराते हैं, डीएनए का कुछ सेगमेंट ही हम ट्रांसक्राइब कराते हैं। वो सेगमेंट क्लियरली डिमार्केटेड होता है, यानी उस सेगमेंट की मार्किंग हुई रहती है कि यहाँ से हमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराना है, यहाँ पे ख़त्म कराना है। तो ये कैसे होता है, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर नाम से समझ आ रहा है, प्रमोट कराता होगा, किसको प्रमोट कराना है, ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट कराना है। यानी प्रमोटर वो रीजन होगा डीएनए सेगमेंट पे जहाँ से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की बिगिनिंग होगी। स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट है जो ट्रांसक्राइब होगा, टर्मिनेटर वो पार्ट है जो ट्रांसक्रिप्शन को एंड कराएगा। प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा, स्ट्रक्चरल जीन जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, टर्मिनेटर जहाँ ट्रांसक्रिप्शन एंड करेगा। ये तीनों के तीनों प्रेजेंट कहाँ हैं, ये तीनों के तीनों प्रेजेंट है डीएनए पे। हम इनका ट्रांसक्राइब करा के क्या बनाने वाले हैं, mRNA बनाने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी भी गई है कि द स्ट्रक्चरल जीन इज फ्लैंक्ड बाई टर्मिनेटर एंड प्रमोटर, द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन। यानी कि स्ट्रक्चरल जीन की दोनों तरफ प्रमोटर और टर्मिनेटर प्रेजेंट हैं। अब आगे हमें क्या देखना है, ये मैंने एनसीईआरटी का ही डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने क्या शो कराया, टेम्पलेट स्ट्रैंड शो कराया और कोडिंग स्ट्रैंड शो कराया। यानी टेम्पलेट जिसके थ्रू हम mRNA बनाने हैं, कोडिंग यानी वो स्ट्रैंड जो कोड कर रहा होगा, यानी जिसका सीक्वेंस mRNA के इक्वल होगा। एक और चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा, आगे हम जो भी रेफरेंस पढ़ेंगे एनसीईआरटी में भी दिया गया है ये चीज़, ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यानी ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम डिफाइन करेंगे, प्रमोटर को, स्ट्रक्चरल जीन को और टर्मिनेटर को, ये सभी रेफरेंस पॉइंट हम किसको मान के करेंगे, हम कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस मान के इन सभी को डिफाइन करेंगे कि प्रमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है। किसको रेफरेंस मान के, कोडिंग स्ट्रैंड को, यानी उस स्ट्रैंड को जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 टर्म यूज़ करना चाहूँगा, एनसीईआरटी में वो 2 टर्म्स दिए गए हैं, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम आप लोगों ने मैथ्स में बोट एंड रिवर वाले क्वेश्चन आए होंगे, वहाँ पे कभी ना कभी सुना होगा अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। वहाँ पे हम डाउन स्ट्रीम क्या बोलते हैं, अगर बोट स्ट्रीम के डायरेक्शन में, पानी के डायरेक्शन में जाता था तो हम उसे बोलते थे डाउन स्ट्रीम,
अप स्ट्रीम हम क्या बोलते थे, बोट अगर पानी के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा हो, यानी अगर पानी का डायरेक्शन इस तरफ है वाटर का डायरेक्शन और बोट इस तरफ जा रहा हो तो ये क्या है, अप स्ट्रीम। बट अगर पानी का डायरेक्शन इस तरफ है और बोट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो ये दो टर्म एनसीईआरटी में यूज़ किया गया है, आगे मैं भी यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। ये मैंने क्या दिखाया, 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड, अपोजिट स्ट्रैंड पे भी 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड। एक को मैंने टर्मिनेटर बोल दिया, एक को मैंने कोडिंग स्ट्रैंड, एक को मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल दिया, एक को मैंने कोडिंग स्ट्रैंड बोल दिया। बट ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा टेम्पलेट होगा। 3 प्राइम टू 5 प्राइम इधर से पढ़ें तो ये टेम्पलेट हो सकता है, इधर से स्टार्ट करें तो ये टेम्पलेट हो सकता है। तो टेम्पलेट स्टैंड वो स्टैंड होगा जिधर प्रमोटर होगा, यानी जिधर प्रमोटर प्रेजेंट होगा उधर से ही हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस सी चीज़ है। तो प्रमोटर का पोजीशन अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम किसके रेफरेंस पे डिफाइन करेंगे, प्रमोटर का पोजीशन डिफाइन करेंगे कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस मान के। प्रमोटर का पोजीशन क्या होता है, प्रमोटर का पोजीशन होता है अप स्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन, अप स्ट्रीम टू स्ट्रक्चरल जीन। अगर mRNA की सिंथेसिस किसी डायरेक्शन में होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मान लिया हमने कि ये हमारा mRNA बनेगा आगे चल के 5 प्राइम टू 3 प्राइम। प्रमोटर प्रेजेंट है अप स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन। अगर ये mRNA इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो इसे हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। mRNA जिस डायरेक्शन में बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। जैसा मैंने बताया वाटर के डायरेक्शन में बोट जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। अगर इस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे तो ये क्या हो गया हमारा, mRNA के बनने के डायरेक्शन में हम जाएंगे तो वो हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम। mRNA के बनने के अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो वो हो जाएगा हमारा अप स्ट्रीम। यानी हम अप स्ट्रीम डिफाइन कर सकते हैं अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ mRNA। अप स्ट्रीम यानी अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ mRNA, डाउन स्ट्रीम यानी टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ mRNA। mRNA बन किधर है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम, ये डायरेक्शन हो गया हमारा अप स्ट्रीम। इसी के बेसिस पे अब क्या करने वाले हैं, हम प्रमोटर और टर्मिनेटर को डिफाइन करने वाले हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, देखते हैं क्या है। प्रमोटर का पोजीशन दिया गया है अप स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन, अप स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन। रेफरेंस हम किसको मानेंगे, रेफरेंस हम मानेंगे कोडिंग स्ट्रैंड को। एनसीईआरटी में दिया गया है, कब से मैं बता रहा हूँ, रेफरेंस हम मानेंगे कोडिंग स्ट्रैंड को। तो प्रमोटर का पोजीशन क्या हो गया, अप स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन, यानी अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ mRNA। फॉर्मेशन ऑफ mRNA का डायरेक्शन ये है, अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ mRNA हमारा डायरेक्शन ये हो जाएगा। और प्रमोटर प्रेजेंट भी किधर है, 5 प्राइम एंड पे ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन हम किसकी बात कर रहे हैं, कोडिंग को रेफरेंस मान की बात कर रहे हैं। तो प्रमोटर हम कैसे डिफाइन करेंगे, अप स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन, upstream to the structure gene, or we can say that towards 5 प्राइम। 5 प्राइम किसका माना हमने, कोडिंग स्ट्रैंड का, क्योंकि उसको हम रेफरेंस मान के चल रहे हैं। इसी तरह टर्मिनेटर किधर प्रेजेंट होगा, डाउन स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन और टूवर्ड्स 3 प्राइम। 3 प्राइम क्यों बोला हमने, कोडिंग स्ट्रैंड को मान के चल रहे हैं। तो अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ये स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा या ये स्ट्रैंड। प्रमोटर जिधर होगा उधर से ही स्टार्ट होगा और वो डायरेक्शन क्या है हमारा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। mRNA बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। फिर एक और चीज़ एनसीईआरटी में दी गई है कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में कितने टाइप का होता है, यूकैरियोट्स में कितने टाइप का होता है। तो प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, यानी एक ही डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज सभी टाइप के आरएनए का सिंथेसिस कराता है। बट यूकैरियोट्स में क्या होता है, पेज नंबर 110 पे कुछ ऐसे करके नीचे पॉइंट में दिया गया है, इन यूकैरियोट्स देयर आर सम कॉम्प्लेक्सिटी। फर्स्ट पॉइंट इज देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि यहाँ पे यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। एंड देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर यानी अलग अलग चीज़ों को हमने अलग अलग फंक्शन असाइन कर रखा है। देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। आरएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन है राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कराना। आरएनए पॉलीमरेज 2 का फंक्शन है, जो कि एग्जाम में के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एमआरएनए का फंक्शन कराना या एमआरएनए की सिंथेसिस कराना। एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 का फंक्शन है टीआरएनए की सिंथेसिस कराना। ये सभी चीज़ें एनसीईआरटी में मेंशन की गई है, तो हमें याद रखना, एग्जाम में पूछा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो है क्या हमारा एमआरएनए, और ये तीनों के तीनों एमआरएनए, तीनों के टाइप्स के आरएनए किससे बनते हैं, तीनों के तीनों टाइप्स के आरएनए हमें अब पता चल गया कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू ही बनते हैं। अब ये टीआरएनए के साथ साथ किसकी सिंथेसिस कराता है, एसएनआरएनए की।
एंड 5s आरएनए की, 5s राइबोसोमल आरएनए की। सभी टाइप्स के राइबोसोमल आरएनए कौन कराता है यूकैरियोट्स में? आरएनए पॉलीमरेज 1 एक्सेप्ट 5s जो कौन कराता है आरएनए पॉलीमरेज 3। तो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं, हमें याद रखना है। और नेक्स्ट आगे हम देखने वाले हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। तो आगे देखेंगे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के तीनों स्टेप्स, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। एक बात बताना चाहूँगा कि एंजाइम कौन सा ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी ओवरऑल कौन ये रिएक्शन कराएगा, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन? आरएनए पॉलीमरेज। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनफैक्ट एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है कि हाउ आरएनए पॉलीमरेज इज एबल टू कैटेलाइज ऑल दी 3 स्टेप्स, यानी एक ही एंजाइम ये सभी स्टेप्स कैसे कर पा रहा है। तो इसका आंसर मैं अभी देना चाहूँगा, बट ये चीज़ें समझ में तब आएंगी जब ये वीडियो के एंड तक हमें ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि आरएनए पॉलीमरेज तीनों स्टेप नहीं करा रहा होता है। सबसे बड़ी बात, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट कैटेलाइज ऑल द 3 रिएक्शंस। आरएनए पॉलीमरेज कैन ओनली इलोंगेट दिस ट्रांसक्रिप्शन, यानी आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ और सिर्फ इलोंगेशन वाला स्टेप करा सकता है। आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन और टर्मिनेशन नहीं करा सकता है। इतनी बात समझ आई? ये चीज़ें अब क्यों ऐसा बोला मैंने, ये वीडियो के एंड तक समझ आ जाएगा। एक एक करके स्टेप सब सारे देखें हम लोग। सबसे पहला स्टेप्स क्या है हमारा? इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में सवाल आता है कि आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट कहाँ से होगा ट्रांसक्रिप्शन? प्रमोटर रीजन से। अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन को पहचानता कैसे है? आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन को पहचान कैसे पाता है कि कहाँ पे हमें मुझे अटैच करके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराना है? डीएनए का तो एक लंबा सीक्वेंस है, वहाँ पे प्रमोटर रीजन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। प्रमोटर रीजन को कैसे रिकॉग्नाइज करता है? तो ध्यान देना कि आरएनए पॉलीमरेज अकेले इनिशिएशन नहीं करा सकता है। आरएनए पॉलीमरेज अकेले इनिशिएशन नहीं करा सकता है, ये कुछ प्रोटीन से कंबाइन करता है, वो प्रोटीन हेल्प कराते हैं इनिशिएशन प्रोसेस में। क्या बताया मैंने? आरएनए पॉलीमरेज खुद इनिशिएशन नहीं करा सकता, वो कुछ प्रोटीन से कंबाइन करता है, प्रोटीन्स हेल्प कराते हैं इनिशिएशन को स्टार्ट कराने में। देखते हैं कौन से प्रोटीन्स हैं। प्रोकैरियोट्स में इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर विच अटैच टू आरएनएपी, यानी आरएनए पॉलीमरेज टू रिकॉग्नाइज प्रमोटर। यानी प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर का एक प्रोटीन है, वो हेल्प कराता है प्रमोटर रीजन को पहचानने में। किसे हेल्प कराता है? आरएनए पॉलीमरेज को। यूकैरियोट्स में इन्हीं प्रोटीन्स का हमने नाम रख दिया क्या? इनिशिएशन फैक्टर, क्योंकि इनिशिएशन करा रहे हैं। देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये क्या है? हमारा प्रमोटर रीजन है, ये हमारा ये डैश से स्टार्ट हो रहा है मेन स्ट्रक्चरल जीन जिसका हमें ट्रांसक्रिप्शन कराना है। प्रमोटर रीजन पे कौन आके बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। बट आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन स्टार्ट नहीं कर सकता अनलेस वो किससे कंबाइन करे? सिग्मा फैक्टर से। एनसीईआरटी के डायग्राम में भी दिया गया है। आरएनए फैक्टर यहाँ किससे, आरएनए पॉलीमरेज जो रेड कलर से मैंने बताया है वो किससे कंबाइन हो रहा है? सिग्मा फैक्टर से। सिग्मा फैक्टर से कंबाइन होते ही क्या कर सकता है? ये प्रमोटर रीजन से बाइंड कर सकता है। प्रमोटर रीजन से बाइंड कर दिया, फिर क्या हो गया? सिग्मा फैक्टर का मेन काम क्या था? इनिशिएशन कराना। इनिशिएशन हो गया, अब सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोसेस को क्या करेगा? इलोंगेट कराएगा। ध्यान देना है मैं क्या, सिग्मा फैक्टर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया था, क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन स्टार्ट नहीं कर सकता अकेले अनलेस वो सिग्मा फैक्टर से कंबाइन करे या इनिशिएशन फैक्टर से कंबाइन करे। सिग्मा फैक्टर से कंबाइन करते ही क्या हुआ? वो प्रमोटर रीजन से बाइंड हो गया, यानी इनिशिएशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया। अब सिग्मा फैक्टर का कोई काम नहीं, सिग्मा फैक्टर क्या हो गया? सेपरेट हो गया। एनसीईआरटी में डायग्राम भी देख सकते हैं, सिग्मा फैक्टर वहाँ पे सेपरेट होते हुए दिखाया है। अब आरएनए पॉलीमरेज यानी ये रेड वाला जो मैंने दिखाया, ये इलोंगेशन करते हुए 5' to 3' डायरेक्शन में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हुए नए एमआरएनए की सिंथेसिस करा देगा। ये था हमारा क्या, सिग्मा फैक्टर कैसे हेल्प कराता है रिकॉग्नाइज करने में। अब एनसीईआरटी में दिया गया देयर आर सम एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस विच मे बी प्रेजेंट अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम टू द स्ट्रक्चरल जीन, यानी कुछ ऐसे रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं जो स्ट्रक्चरल जीन के अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं। उनका काम क्या है? उनका काम है कैसे अब सिग्मा फैक्टर को पता चलेगा कि प्रमोटर रीजन है कहाँ। अभी तो हमने बात की कि सिग्मा फैक्टर प्रमोटर पे बाइंड कैसे करेगा, सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ मिलकर प्रमोटर बाइंड कैसे करेगा, बट आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ बाइंड करना है, प्रमोटर रीजन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो वो
देखना हमें कैसे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, यानी हम किसकी बात करें, एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो एनसीईआरटी नाम दिया गया, एनसीईआरटी ने नाम मेंशन नहीं किया गया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नाम मेंशन करूँगा। तो प्रोकैरियोट्स में उस एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रिब्नोबॉक्स, यूकैरियोट्स में उस एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस को हम बोलते हैं हॉग्नेस बॉक्स। याद करने का तरीका ईजी है, पी से प्रोकैरियोट्स, प्री से प्रिब्नो, तो हम क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं प्रोकैरियोट्स में उस एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, प्रिब्नोबॉक्स। अब एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस क्या है, ये स्ट्रक्चरल जीन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये जो मैंने डैश करके बनाया है, या एनसीईआरटी के लास्ट वाला डायग्राम जो अभी देखे था हमने, वहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रक्चरल जीन के इस तरफ हम जाएँ तो क्या कर सकते हैं, यानी अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जा रहे हैं अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, इस तरफ हम जाएं लगभग 10 नाइट्रोजनस बेसिस पीछे जाएं तो वहाँ पे एक स्पेशल सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का, जिसे हम बोलते हैं प्रिब्नोबॉक्स, और वो सीक्वेंस क्या है, TATAT, जिसे हम बोलते हैं टार्टेड बॉक्स। क्या है वो सीक्वेंस, TATAT, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन से अप स्ट्रीम गए हम किधर, अगेंस्ट फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, अप स्ट्रीम हम कितने बेस पेयर आए, 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर पीछे की तरफ गए तो वहाँ पे एक स्पेशल सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस का क्या होगा, TATAT, यानी 6 नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस है। उसके हेल्प से क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज पहचान पाता है कि ये मेरा प्रमोटर रीजन है, फिर वहाँ पे आके सिग्मा फैक्टर बाइंड होता है। तो ये प्रोसेस हमारा ओवरऑल क्या कहलाता है, इनिशिएशन। प्रोकैरियोट्स में इसका नाम क्या है, प्रिब्नोबॉक्स। यूकैरियोट्स में इसका नाम क्या है, हॉग्नेस बॉक्स। यूकैरियोट्स में इसका नाम है हॉग्नेस बॉक्स। अब यूकैरियोट्स में ये सीक्वेंस क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन से पहले हम कितने गए थे, प्रोकैरियोट्स में 10 नाइट्रोजनस बेसिस पीछे गए थे, यहाँ पे हम 20 नाइट्रोजनस बेसिस पीछे आएंगे तो एक 7 नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस होगा, TAT देन AAAA, 7 नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस होगा स्ट्रक्चरल जीन से 20 नाइट्रोजनस बेस पीछे, जिसे हम क्या बोलेंगे, हॉग्नेस बॉक्स। ध्यान देना एनसीईआरटी में इन चीज़ों का नाम नहीं मेंशन किया गया, बट एग्जाम में पूछा सकता है, सीक्वेंस बहुत ही रेयरली पूछा सकता है, बट हाँ नाम पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोट में प्रिब्नोबॉक्स होता है, यूकैरियोट में हॉग्नेस बॉक्स। तो प्रोकैरियोट वाला हम याद रख लें कि P से प्रोकैरियोट्स एंड P से प्रिब्नोबॉक्स। तो इससे क्या होगा, हम ये रेगुलेटरी सीक्वेंस जो कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दैट मे बी प्रेजेंट टुवर्ड्स इन स्ट्रक्चरल जीन, जिसके हेल्प से क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज पहचान पाता है कि प्रमोटर रीजन क्या है। फिर डीएनए को ओपन भी तो करना होगा हमें, इनिशिएशन कराने से पहले डीएनए का ओपनिंग भी तो होगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन में याद होगा ओपनिंग ऑफ डीएनए कौन कराता है, हेलिकेज एंजाइम, बट यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम ओपनिंग ऑफ हेलिक्स नहीं कराएगा, ये हमारा कराएगा आरएनए पॉलीमरेज ही, आरएनए पॉलीमरेज ही हमारा ये रिएक्शन कराएगा हेलिक्स को ओपन करने का। फिर नए हमें क्या बनाना है, न्यूक्लियोटाइड, नए हमें एमआरएनए बनाना है। एमआरएनए बनाने के लिए हमें कुछ सबस्ट्रेट भी तो चाहिए होगी, जैसे हमने रेप्लिकेशन में देखा था न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व डुअल पर्पस, इन एडिशन टू एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट इट आल्सो वर्क्स एज एनर्जी, यानी कि वो सबस्ट्रेट की तरह काम भी करता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें होंगी, तो वापस मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कैसे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ATP, UTP, CTP एंड GTP, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसी तरह गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इनमें क्या कर सकते हैं हम, टर्मिनल फॉस्फेट को रिमूव कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, मोनोफॉस्फेट मिल जाएगा, यानी न्यूक्लियोटाइड मिल जाएगा, और उन्हीं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम आगे ऐड करते हुए चलेंगे तो वही हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, इलॉन्गेशन वाला प्रोसेस भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। सबस्ट्रेट की तरह कौन काम करेगा, जो सबस्ट्रेट की तरह डीएनए रेप्लिकेशन में काम कर रहा था, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे भी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट विल सर्व डुअल पर्पस इन एडिशन टू एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट, इट विल हेल्प इन प्रोवाइडिंग एनर्जी, एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। कैसे, 2 टर्मिनल फॉस्फेट को हम रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो हमारा न्यूक्लियोटाइड ही तो है, और यही न्यूक्लियोटाइड हमें आगे अटैच करते हुए 5' to 3 डायरेक्शन में अटैच करते हुए हम नए एमआरएनए की सिंथेसिस करा लेंगे। तो सेकंड स्टेप इसी के साथ हमारा क्या होगा, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन क्या है, यानी कि जो इनिशिएट हुआ था अब उसी प्रोसेस को हमें क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ाना है, यानी कि न्यू नाइट्रोजनस बेसिस हमें उसी डायरेक्शन में ऐड करते हुए चलना है। इलॉन्गेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ एमआरएनए इज अटैच्ड टू पॉलीमरेज, यानी कि एमआरएनए जो बनता हुआ चल रहा है उसका एक छोटा सा पार्ट ही अब हमारे किससे अटैच्ड है, आरएनए पॉलीमरेज से। देख सकते हैं ये एमआरएनए हमारा ऑलरेडी इतनी दूर का एमआरएनए हमारा ऑलरेडी सिंथेसाइज हो चुका है, ये एमआरएनए ऑलरेडी बन चुका है।
सिर्फ एक शॉर्ट स्ट्रेच ही mRNA का किससे है, अटैच्ड है अभी भी RNA पॉलीमरेज से। रेड कलर से जो मैंने दिखाया वो क्या है, RNA पॉलीमरेज। सो इस लाइन का मतलब क्या था, ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ RNA रिमेन बाउंड टू द एंजाइम। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा RNA का सेगमेंट ही एंजाइम से बाउंड है, बाकी क्या है, सेपरेट हो चुके हैं। तो नया mRNA जो बना हुआ उसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये mRNA ये 5 प्राइम 3 प्राइम में अभी भी एडिशन होते हुए चल रही है, जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा 3 प्राइम की तरफ और ऐड होते चल रहा है, यानी 5 प्राइम 3 प्राइम में हमारा ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है। तो सेकंड स्टेप भी हो गया, इनिशिएशन देख लिया हमने, इलॉन्गेशन देख लिया। अब क्या है हमारा थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यानी जहाँ पे टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट यानी ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पे टर्मिनेट होगा, वेयर ट्रांसक्रिप्शन एंड्स। अब RNA पॉलीमरेज को कैसे पता होता है कि हमें कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन एंड कराना है, RNA पॉलीमरेज कैसे अपने आप को सेपरेट करता है mRNA से, यानी mRNA सिंथेसिस हो तो रही है, लेकिन अब लास्ट में हमें करना क्या है, mRNA को सेपरेट भी तो कराना है जब ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, RNA पॉलीमरेज टर्मिनेशन खुद से नहीं करा सकता है, जैसे RNA पॉलीमरेज इनिशिएशन खुद से नहीं करा सकता था, सिमिलरली RNA पॉलीमरेज कैन नॉट टर्मिनेट इटसेल्फ। अब टर्मिनेशन में कौन हेल्प कराएगा, टर्मिनेशन में हेल्प कराएगा रो फैक्टर। प्रोकैरियोट्स में रो फैक्टर, यूकैरियोट्स में उसे हम बोल देंगे टर्मिनेशन फैक्टर। जैसे इनिशिएशन में हमने क्या किया, प्रोकैरियोट्स में हमने क्या बोला, सिग्मा फैक्टर, और इनिशिएशन फैक्टर बोला हमने यूकैरियोट्स में। सिमिलरली टर्मिनेशन में हम क्या करेंगे, प्रोकैरियोट्स में उसे रो फैक्टर का नाम देंगे, यानी RNA पॉलीमरेज जैसे ही रो फैक्टर से अटैच होगा अब क्या होगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। यूकैरियोट्स में उसी रो फैक्टर की जगह हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन फैक्टर। एट द एंड जब क्या हो जाएगा, एंजाइम से RNA पॉलीमरेज डिटैच हो जाएगा, बोथ एंजाइम एंड RNA पॉलीमरेज डिटैच, यानी जैसे ही टर्मिनेशन होगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा, यानी हमने पूरे स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन करा लिया। अब हमारे सामने mRNA है और उससे mRNA से क्या हो चुका है, RNA पॉलीमरेज डिटैच हो चुका है। जो सेंटेंस यहाँ मैंने बोला था, ओनली स्मॉल स्ट्रेच ऑफ mRNA रिमेन बाउंड टू द एंजाइम, अब वो स्मॉल स्ट्रेच भी एंजाइम से बाउंड नहीं है, mRNA भी अलग हो गया हमारा, RNA पॉलीमरेज भी अलग हो गया। तो ये ओवरऑल क्या प्रोसेस था, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हमसे क्या पूछा सकता है, किससे बाइंड करता है, सिग्मा फैक्टर से बाइंड करता है। इनिशिएशन में प्रिम्नो बॉक्स होता है, हॉगनेस बॉक्स होता है, यानी प्रमोटर रीजन में प्रिम्नो बॉक्स होता है और हॉगनेस बॉक्स होता है, प्रिम्नो प्रोकैरियोट्स में, हॉगनेस यूकैरियोट में। देन स्ट्रक्चरल जीन का क्या होता है, पूरा पूरा इलॉन्गेशन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ये प्रोसेस बढ़ता है। प्रोसेस कराता कौन है, RNA पॉलीमरेज। DNA को ओपन कराता है RNA पॉलीमरेज। सबस्ट्रेट की तरह कौन करता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। देन हम कहाँ आएंगे, टर्मिनेशन पे। टर्मिनेशन कैसे पता चला, रो फैक्टर की हेल्प से टर्मिनेशन पता चला। अब हमारा क्या हो गया, ओवरऑल पूरा पूरा हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब अभी भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में DNA से mRNA बना, यानी ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ये हमारा प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। अब mRNA का प्रोकैरियोट्स में क्या कराना है, ट्रांसलेशन कराना है, यानी प्रोटीन बनाना है। प्रोकैरियोट्स में DNA सीधे mRNA बना, mRNA का ट्रांसलेशन होगा यानी प्रोटीन होगा। अब NCERT में दिया गया है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड हैं, यानी कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, प्रोकैरियोट्स में हमें पता है न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है, यानी इनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इनमें DNA किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। DNA किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है। तो जैसे ही mRNA यहाँ बना, mRNA का तुरंत क्या हो सकता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो सकता है, यानी इस तरह हम समझ सकते हैं। इतना mRNA सिंथेसाइज हो गया, एक तरफ से mRNA और बन भी रहा है, साथ ही साथ इसका ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो सकता है। तो प्रोकैरियोट्स में ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना होने की वजह से न्यूक्लियोइड के फॉर्म में DNA प्रेजेंट है, यानी साइटोप्लाज्म में। जैसे जैसे ही DNA का ट्रांसक्रिप्शन होगा, जैसे जैसे mRNA बनता चलेगा, एक तरफ से तो mRNA भी बन रहा है, सेकेंडली उसके साथ साथ उसका ट्रांसलेशन भी, साथ साथ उससे प्रोटीन बनना भी स्टार्ट हो गया। इस वजह से NCERT ने बोला गया है, इन प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन is coupled because there is no compartmentalization of nucleus and cytoplasm। वहाँ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कोई कंपार्टमेंट नहीं बना हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ आई, यूकैरियोट्स में आई। यहाँ पे क्या होता है, DNA से पहले HNRNA बनता है, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA जिसे हम बोलते हैं। हेट्रोजिनस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोडिंग पार्ट भी प्रेजेंट होता है, नॉन कोडिंग पार्ट भी प्रेजेंट होता है। आप लोग जानते होंगे एक्सॉन्स भी प्रेजेंट होता है, इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होता है। यानी
हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए में कोडिंग पार्ट भी है, नॉन कोडिंग पार्ट भी है। कोडिंग पार्ट किसी प्रोटीन के लिए कोड करेगा, नॉन कोडिंग पार्ट प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए जिसमें कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों है, इसमें से हमें नॉन कोडिंग को रिमूव करना है, इसमें से हमें नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव करना है। जैसे ही हम नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव करेंगे तब हमारे सामने जो स्ट्रक्चर आएगा उसे हम बोलेंगे मैसेंजर आरएनए। ये जो बना था इसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए या बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, यानी मैसेंजर आरएनए से पहले का स्ट्रक्चर। इसमें कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों प्रेजेंट है। हमें क्या करना है, नॉन कोडिंग को रिमूव किया, यानी इसका मैच्योरेशन कराना है, इसका हमें मैच्योरेशन कराना है। नॉन कोडिंग पार्ट को रिमूव कराएंगे, एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे ही हमने क्या किया, इसका मैच्योरेशन कराया, अब एचएनआरएनए से क्या बन गया हमारे सामने, एमआरएनए। और एमआरएनए क्या कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है। एमआरएनए क्या करता है, हमारा प्रोटीन बना सकता है। अब एक और कंसेप्ट वाइज यहाँ क्लियर करना चाहूँगा, प्रोटीन हमारा बनता कहाँ है, प्रोटीन फैक्ट्री हम किसे बोलते हैं, राइबोसोम्स में। प्रोटीन फैक्ट्री हम बोलते हैं राइबोसोम्स में। अब राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट है, राइबोसोम्स तो साइटोप्लाज्म के प्रेजेंट है। और डीएनए हमारा कहाँ था, न्यूक्लियस के अंदर था। यानी ट्रांसक्रिप्शन यहाँ क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ट्रांसलेशन हमें कराना कहाँ है, जहाँ राइबोसोम होगा यानी साइटोप्लाज्म में। अब हमें क्या करना है, ट्रांसक्रिप्शन तक का प्रोसेस यानी डीएनए से एमआरएनए, इनफैक्ट मैच्योरेशन भी ये सब का सब कहाँ हुआ, न्यूक्लियस में ही हुआ। न्यूक्लियस तक एमआरएनए बना। अब इस एमआरएनए को हमें क्या करना है, न्यूक्लियस के बाहर निकालना है, यानी साइटोप्लाज्म में पहुंचाना है, राइबोसोम्स तक पहुंचाना है, जहां पे इस एमआरएनए का क्या कर सकते हैं हम, ट्रांसलेशन करा सकते हैं। एमआरएनए से हमें प्रोटीन बनाना है। तो न्यूक्लियस तक में हुआ हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, साथ साथ मैच्योरेशन भी हम कराएंगे इसका न्यूक्लियस में ही, यूकैरियोट्स में। और यहाँ पे क्या होगा, अब हमें ट्रांसलेशन कराने के लिए एमआरएनए को न्यूक्लियस के बाहर निकालना होगा, यानी राइबोसोम्स तक पहुंचाना होगा, साइटोप्लाज्म ले जाना होगा। तो ये चीज़ जो मैंने बोली थी कि प्रोकैरियोट्स में कंपार्टमेंटलाइजेशन ना होने की वजह से ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड है, दोनों साथ साथ हो सकते हैं। बट यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं हो सकता है, अनलेस पूरा पूरा एमआरएनए सिंथेसाइज ना हो जाए, एमआरएनए बाहर की तरफ मूव नहीं करेगा। अनलेस पूरा पूरा एमआरएनए ना बन जाए, वो बाहर की तरफ मूव नहीं करेगा। और जब तक बाहर की तरफ मूव नहीं करेगा, यानी साइटोप्लाज्म में नहीं आएगा, तब तक हमारा ट्रांसलेशन नहीं स्टार्ट होगा। तो ये कंपार्टमेंटलाइजेशन या ये कपलिंग ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोकैरियोट्स में थी, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में पूरा पूरा पहले ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगा, देन ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ट्रांसक्रिप्शन। इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्या, एचएनआरएनए का मैच्योरेशन, यानी एचएनआरएनए से हम एमआरएनए कैसे बनाएंगे, स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे। तो वो चीज़ें हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको वो वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट वीडियो।